नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अरविंद सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ व्यू करियर में। आज मैं लेकर आया हूं बेटॉन साइकिल का पार्ट 3 वीडियो लेक्चर, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा मॉडिफिकेशंस इन ओपन बेटॉन साइकिल, दैट इज इंटरकूलिंग, रीहीटिंग एंड रीजेनरेटिव इन ओपन बेटॉन साइकिल, and I will discuss the assignment numerical of part 2 video lecture, and at last I will discuss the one basic numerical on modifications of बेटॉन साइकिल। तो यह वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अब आपका समय ज़्यादा न लेते हुए सीधे चलते हैं आज की वीडियो लेक्चर की ओर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा व्हाई मॉडिफिकेशंस इन ओपन बटन साइकिल इज रिक्वायर्ड, एंड देन आई विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस इन ओपन बटन साइकिल, एंड देन आई विल डिस्कस इंटरकूलिंग इन ओपन बटन साइकिल। आफ्टर इट आई विल डिस्कस रीहीटिंग इन ओपन बटन साइकिल, एंड देन आई विल डिस्कस रीजेनरेटिव विद रीहीटिंग एंड इंटरकूलिंग, यानी तीनों मॉडिफिकेशंस को मैं एक साइकिल में एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन आई विल डिस्कस असाइनमेंट न्यूमेरिकल ऑफ पार्ट 2 वीडियो लेक्चर, and at last I will discuss one basic numerical on modifications in open button cycle। तो आइए स्टार्ट करते हैं why modifications in open button cycle is required। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं कि modification क्यों required है। तो as in previous video lecture I have discussed that efficiency of button cycle depends upon the pressure ratio, and pressure ratio depends upon the maximum and minimum temperature of the cycle। means मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में रेशियो जितना ज़्यादा होगा, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा प्रेशर रेशियो उतना ज़्यादा होगा, और प्रेशर रेशियो जितना ज़्यादा होगा साइकिल की एफिशिएंसी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर हमें बेटॉन साइकिल की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ द साइकिल को इम्प्रूव करना है, तो हमें प्रेशर रेशियो भी इंक्रीज करना होगा। ठीक है, और प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करने में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आइए समझते हैं। तो अगर हम प्रेशर रेशियो इंक्रीज करते हैं, सपोज दैट अगर हम प्रेशर रेशियो 10 से 20 इंक्रीज करते हैं, तो इस हाई प्रेशर रेशियो को अचीव करने के लिए हमें लार्ज साइज कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर हम लार्ज साइज कंप्रेसर यूज़ करेंगे तो लार्ज साइज कंप्रेसर को रन करने के लिए वर्क इनपुट भी हमें ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है ना, साथ ही साथ लार्ज साइज कंप्रेसर में लॉसेज भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर भी बहुत कम होगी। इसके अलावा अगर हम इस हाई प्रेशर रेशियो तक एयर को कंप्रेस करते हैं, 20 बार प्रेशर तक अगर हम एयर को कंप्रेस करते हैं, तो कंपैरेटिवली टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब हम कंप्रेस करते हैं कंप्रेशन प्रोसेस में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज होता है। तो अगर इतने हाई प्रेशर तक अगर हम कंप्रेस करेंगे एयर को, तो टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा, और यह टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप हो सकते हैं, जिसकी वजह से कंप्रेसर के कंपोनेंट भी फेल हो सकते हैं। तो ना ही हमें हमारे लिए हाई टेम्परेचर डिज़ायरेबल है और ना ही ये लार्ज साइज कंप्रेसर डिज़ायरेबल है, क्योंकि इससे लॉसेज भी बहुत ज़्यादा होंगे और वर्क इनपुट भी हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अगर हम प्रेशर रेशियो इंक्रीज करेंगे तो हमारा लॉसेज ज़्यादा होंगे, तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होने की बजाय बल्कि डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए हमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम यहाँ पर मॉडिफिकेशन करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर हम लार्ज यानी कि हाई प्रेशर रेशियो इंक्रीज करते हैं, ठीक है, यानी हम 20 बार प्रेशर तक अगर हमें मान लीजिए कंप्रेस करना है, तो हम एक बार में कंप्रेस नहीं करेंगे, यानी कि हम एक लार्ज कंप्रेसर को यूज़ करने के बजाय हम 2 छोटे छोटे कंप्रेसर यूज़ करेंगे और 2 स्टेज में हम एयर को कंप्रेस करेंगे। ठीक है, पहली स्टेज में हमने कंप्रेस किया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20 बार है, तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले एयर को 11 बार तक कंप्रेस कर लिया। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, इंटरकूलर यूज़ करके इसको ठंडा कर लेंगे, उसके बाद फिर से इसको कंप्रेस कर देंगे, तो टेम्परेचर भी हमारा उतना जनरेट नहीं होगा और हमारा वर्क इनपुट भी उतना रिक्वायर्ड नहीं होगा, जिससे हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। सिमिलरली अगर टरबाइन की बात करें, अगर प्रेशर रेशियो इंक्रीज हो जाएगा तो टरबाइन भी हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, उतना ही प्रेशर रेशियो के बराबर एक्सपेंड करेंगे। और जब लार्ज प्रेशर की एयर को एक्सपेंड करते हैं तो परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्सपेंशन भी 2 स्टेज में करेंगे। ठीक है ना, यानी कि हम यहाँ पर 2 टरबाइन यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ प्रेशर तक पहले हमने एक्सपेंड किया फर्स्ट टरबाइन में, उसके बाद उसको दोबारा से रीहीट करके सेकंड टरबाइन में एक्सपेंड कर देंगे, जिससे हमें परफॉर्मेंस यानी पावर हमें ज़्यादा मिलेगी और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा और क्या मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड हो सकते हैं, तो एक्सपेंशन के बाद जो हमारे पास लो प्रेशर की एयर होती है, इस एयर में जो हम एटमॉस्फेयर में सेंड कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, उस एयर में बहुत ज़्यादा हीट अवेलेबल होती है, जो क्या होती है, वेस्ट हो जाती है।
टरबाइन में एक्सपेंशन के बाद जो लो प्रेशर की वार्म एयर होती है, गर्म एयर, इसमें बहुत ज़्यादा हीट अवेलेबल होती है और इस एयर को क्या करते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ये हीट जो होती है हमारी वेस्ट हो जाती है। तो इस हीट को अगर हम यूटिलाइज कर लें साइकिल में किसी तरीके से, तो भी हमारी साइकिल की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। तो इस एग्जॉस्ट एयर की अवेलेबल हीट को यूटिलाइज करने के लिए रीजेनरेटिव एज अ मॉडिफिकेशन यूज होता है। सो द परफॉर्मेंस ऑफ ब्रेटॉन साइकिल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग मल्टी स्टेज कंप्रेशन विद इंटरकूलिंग एंड बाय यूजिंग मल्टी स्टेज एक्सपेंशन विद रीहीटिंग एंड रीजेनरेटिव। मीन्स इंटरकूलिंग की हेल्प से हाई प्रेशर रेशियो को अचीव कर सकते हैं कंप्रेशन प्रोसेस में, और रीहीटिंग की हेल्प से हम हाई टेम्परेचर और मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्सपेंशन प्रोसेस में, और रीजेनरेटिव की हेल्प से एग्जॉस्ट एयर की अवेलेबल एनर्जी को यूटिलाइज करके हम परफॉर्मेंस ऑफ द साइकिल को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ओपन ब्रेटॉन साइकिल में 3 मॉडिफिकेशंस हैं। कौन कौन से, जिन्हें हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज इंटरकूलिंग, सेकेंड मॉडिफिकेशन इज रीहीटिंग एंड थर्ड मॉडिफिकेशन इज रीजेनरेटिव। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मॉडिफिकेशन, इंटरकूलिंग इन ओपन ब्रेटॉन साइकिल। तो आइए डिस्कस करते हैं मॉडिफिकेशन बाय यूजिंग इंटरकूलिंग। सो अ कंप्रेसर इन अ ब्रेटॉन साइकिल यूटिलाइजेस द मेजर परसेंटेज ऑफ पावर डेवलप्ड बाय गैस टरबाइन। मींस ब्रेटॉन साइकिल में जो पावर प्रोड्यूस होती है उसका मैक्सिमम पोर्शन, मैक्सिमम परसेंटेज कंप्रेसर को रन कराने में कंज्यूम हो जाता है, यानी कि यूटिलाइज हो जाता है एज अ वर्क इनपुट। ओके, नाउ द वर्क रिक्वायर्ड बाय द कंप्रेसर can be reduced by compressing the air in 2 stages and incorporating an intercooler between the both compressors. Means साइकिल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमें कंप्रेसर में वर्क इनपुट को रिड्यूस करना होगा, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक लार्ज साइज कंप्रेसर को यूज करने की जगह पर अगर हम 2 स्मॉल साइज कंप्रेसर यूज करें, मींस कंप्रेशन प्रोसेस को हम एक स्टेप में ना परफॉर्म करके अगर हम 2 स्टेप में परफॉर्म करें तो हम वर्क इनपुट को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ द साइकिल को इंप्रूव कर सकते हैं। और इसके लिए हम यूज करते हैं इंटरकूलिंग इन ब्रेटॉन साइकिल एज अ मॉडिफिकेशन। तो आइए डिस्कस करते हैं इस मॉडिफिकेशन को बाय यूजिंग द ब्लॉक डायग्राम। तो हम क्या करेंगे, हम ब्लॉक डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करेंगे और हम वर्किंग को भी सीक्वेंस से समझते जाएंगे। ओके, तो इंटरकूलिंग इन ब्रेटॉन साइकिल में 2 कंप्रेसर यूज होंगे। फर्स्ट कंप्रेसर को लो प्रेशर कंप्रेसर कहेंगे और सेकंड कंप्रेसर को हाई प्रेशर कंप्रेसर कहते हैं। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर कंप्रेसर का यूज एयर को लो प्रेशर तक कंप्रेस करने के लिए होता है और हाई प्रेशर कंप्रेसर का यूज एयर को हाई प्रेशर तक कंप्रेस करने के लिए होता है। इसीलिए पहले वाले को लो प्रेशर कंप्रेसर और दूसरे वाले को हाई प्रेशर कंप्रेसर कहते हैं। तो वर्किंग जो है हमारी वो लो प्रेशर कंप्रेसर से स्टार्ट होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की जो एयर है, ये क्या होगा, लो प्रेशर कंप्रेसर में क्या होगी, कंप्रेस होगी अप टू द प्रेशर P2 डैश। ठीक है, जब भी बात हम 2 डैश की करेंगे यानी कि एक्चुअल साइकिल की बात कर रहे हैं, और अगर हम पॉइंट 2 की बात करेंगे तो यानी कि आइडियल साइकिल की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर 2 डैश पॉइंट ले रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर एक्चुअल साइकिल को लेकर चल रहे हैं, यानी कि जो TS डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसमें हम एक्चुअल साइकिल ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ पर हम कंप्रेसर एफिशिएंसी को भी लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है वो लो प्रेशर कंप्रेसर में कंप्रेस होगी अप टू द P2 डैश प्रेशर, यानी लो प्रेशर तक कंप्रेस होगी। लो प्रेशर कंप्रेशन प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस यूज होगा इंटरकूलिंग, जिसमें लो प्रेशर की एयर कांस्टेंट प्रेशर पे कूल होगी अप टू द टेम्परेचर T3। इंटरकूलर में एयर को कूल करने के बाद हाई प्रेशर कंप्रेसर में इसे कूल करेंगे अप टू द हाई प्रेशर P4 डैश प्रेशर तक हाई प्रेशर कंप्रेसर में कंप्रेस करेंगे। हाई प्रेशर कंप्रेसर में कंप्रेस करने के बाद हम एयर को क्या करेंगे, हीटर में हीट करेंगे अप टू द हाई टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करके हम हाई प्रेशर की एयर को हाई टेम्परेचर तक हीट अप करेंगे। हीट अप करने के बाद यानी कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की एयर प्रोड्यूस करने के बाद हम इसे टरबाइन में एक्सपेंड करेंगे टू प्रोड्यूस द पावर आउटपुट। पावर आउटपुट प्रोड्यूस करने के बाद जो लो प्रेशर की वार्म एयर होगी एट द एग्जिट ऑफ द टरबाइन, इसे हम एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर देंगे और यह साइकिल कंटिन्यू रन करती रहेगी। दिस इज द इंटरकूलिंग इन ओपन ब्रेटॉन साइकिल। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं TS डायग्राम ऑफ इंटरकूलिंग इन ओपन ब्रेटॉन साइकिल। तो TS डायग्राम में y एक्सिस पे होता है टेम्परेचर और x एक्सिस पे होता है एंट्रोपी। तो आइए ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर y एक्सिस पे टेम्परेचर ले लिया है और x एक्सिस पे एंट्रोपी ले लिया है। तो आइए हम लोग स्टेप वाइज
सारे प्रोसेस को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है प्रोसेस 1 to 2 लो प्रेशर कंप्रेशन प्रोसेस। तो हम लोग पहले एक्चुअल प्रोसेस को ड्रॉ करने से पहले हम लोग आइडल प्रोसेस ड्रॉ करेंगे। तो आइडल प्रोसेस क्या हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। आइए ड्रॉ करते हैं। So process 1 to 2 is the isentropic compression process and process 1 to 2 is the actual compression process. Okay. Now second process is the intercooling, that is 2 to 3 intercooling process, that is constant pressure heat rejection process. constant pressure पे जो लो प्रेशर की एयर है वो कूल होगी। ठीक है, तो हमारी ये constant प्रेशर लाइन है। ठीक है, constant प्रेशर लाइन के अलॉन्ग हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट हम क्या करेंगे, एरो बनाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो this 2 to 3 is the second process, that is intercooling in intercooler at constant pressure. ठीक है, now third process है process 3 to 4 high pressure compression process. ठीक है, तो हम पहले आइडल प्रोसेस ड्रॉ करेंगे। process 3 to 4 is the ideal compression process, that is isentropic process, and process 3 to 4 is the actual compression process. Okay, now next process is process 4 to 5 is constant pressure heat addition. और जब भी constant pressure पे heat ऐड करते हैं टेम्परेचर राइज करता है और इंक्रीजिंग करवाता है। यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस constant pressure heat addition process, process 4 to 5. ओके, नाउ अब ड्रॉ करते हैं लास्ट प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस 5 to 6, दैट इज एक्सपेंशन इन टरबाइन। ठीक है, तो हम पहले हम लोग आइडल प्रोसेस ड्रॉ करते हैं, दैट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। तो 5 to 6 is the isentropic expansion process and 5 to 6 dash is the actual expansion process। और एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्कआउट मिलता है और एक्सपेंशन के बाद जो एयर है वो एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, एंड दिस कर्व 6 to 1 is denoted to the constant pressure curve. दिस इज नॉट अ प्रोसेस। तो हम यहाँ पर एरो नहीं बनाएंगे, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एरो नहीं बनाना है, क्योंकि 6 to 1 कोई प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है ना, 6 पर हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाती है और 6 पे जो एयर होगी वो एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाएगी। तो जो यहाँ पर लाइन बनाई हुई है 6 to 1, ये केवल कांस्टेंट प्रेशर लाइन को डिनोट करती है, कोई यहाँ पर प्रोसेस नहीं बनाना, कोई यानी एरो नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये था इंटरकूलिंग का टीएस डायग्राम। नाउ साइकिल 1 2 3 4 5 and 6 is ideal cycle with intercooling, and cycle 1 2 3 4 5 and 6 is actual cycle with intercooling. Okay, now अब डिस्कस करते हैं सेकेंड मॉडिफिकेशन, दैट इज रीहीटिंग इन ओपन बटन साइकिल. So the output of gas turbine can be improved by expanding the gases in 2 stages by reheating before expanding in second turbine. Means reheating में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बार में एक्सपेंशन करने की बजाय हम यहाँ पर 2 स्टेप में एक्सपेंशन करेंगे. यानी यहाँ पर हम 2 टर्बाइन यूज करेंगे. पहले हम फर्स्ट टर्बाइन में एक्सपेंड करने के बाद उसको हम रीहीट करेंगे अप टू द हाई टेम्परेचर, और रीहीट करने के बाद उसको सेकंड टर्बाइन में एक्सपेंड करके हम मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेंगे. तो हम यहाँ पर 2 टर्बाइन यूज करेंगे और एक कंप्रेसर यूज करेंगे. कंप्रेसर कितना होगा, 1 यूज होगा, और टर्बाइन यहाँ पर 2 यूज होंगे. ठीक है, और हीटिंग भी यहाँ पर 2 बार होगी. ठीक है, यानी कंप्रेशन प्रोसेस में कंप्रेस करने के बाद हम हीट करेंगे अप टू द हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर तक हीट करने के बाद हम उसको फर्स्ट टर्बाइन में एक्सपेंड करेंगे अप टू द पर्टिकुलर प्रेशर, और उसके बाद उसको दोबारा से रीहीट करके हाई टेम्परेचर तक रीहीट करेंगे, और उसके बाद उसको सेकंड टर्बाइन में एक्सपेंड कर देंगे. तो आइए हम लोग ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं. तो सबसे पहले क्या होगा, हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर होगी वो कंप्रेसर में कंप्रेस होगी अप टू हाई प्रेशर. ओके, एटमॉस्फेरिक एयर क्या होगी, कंप्रेसर में हाई प्रेशर P2 तक क्या होगा, कंप्रेस होगी. कंप्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, हीटर में इसको हाई टेम्परेचर तक हीटअप करेंगे. ठीक है, हाई टेम्परेचर तक हीटअप करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट टर्बाइन में एक्सपेंड करेंगे अप टू द पर्टिकुलर प्रेशर P4. ठीक है, फर्स्ट टर्बाइन में एक्सपेंड करने के बाद उसको दोबारा से ही रीहीट करेंगे अप टू द हाई टेम्परेचर T5, और रीहीट करने के बाद उसको हम सेकेंड टर्बाइन में एक्सपेंड कर देंगे अप टू द लो प्रेशर P6, और हम एटमॉस्फेयर में इस लो प्रेशर की वार्म एयर को रिजेक्ट कर देंगे, और सेकंड टर्बाइन और फर्स्ट टर्बाइन में जो पावर आउटपुट मिलेगा वो मैक्सिमम पावर होगा. तो दिस इज अ रीहीटिंग इन ओपन बटन साइकिल. आइए टीएस डायग्राम में हम इसको ड्रॉ करते हैं. तो टीएस डायग्राम में वाई एक्सिस पे टेम्परेचर ले लिया है हमने और एक्स एक्सिस पे एंट्रोपी ले लिया है. सबसे पहला प्रोसेस था प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, और 1 to 2 इज द एक्चुअल कंप्रेशन प्रोसेस. तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया. 1 पॉइंट पे हमारी एटमॉस्फेयर एंटर करेगी. 1 to 2 हो गया हमारा आइडियल यानी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, और 1 to 2 हो गया हमारा एक्चुअल कंप्रेशन प्रोसेस. ओके, नाउ सेकंड प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, और हीट एडिशन पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है. यहाँ पर कर्व आएगा यहाँ पर. तो दिस इज द
process 2-3 is the constant pressure heat addition process. Okay, now third process is the expansion in first turbine. तो आइए हम लोग फर्स्ट टर्बाइन में एक्सपेंड कर देते हैं. तो दिस इज द 3 to 4 is the isentropic expansion and 3 to 4 dash is the actual expansion up to the pressure P4. Now next process is reheating at constant pressure 4-5. तो हम लोग क्या करेंगे, तो दोबारा से रीहीट करेंगे, टेम्परेचर राइज करेगा. ठीक है, तो आइए हम टेम्परेचर राइज करते हैं. तो 4-5 इज द रीहीटिंग ऑफ द एयर एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके, नाउ लास्ट प्रोसेस इज द 5 to 6 डैश एक्सपेंशन इन सेकंड टर्बाइन. आइए हम लोग ड्रॉ कर देते हैं. अगर हम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन यानी आइडियल एक्सपेंशन बनाएंगे तो यानी वर्टिकल लाइन आएगी और एक्चुअल के लिए हमारा कर्व आएगा. तो 5 to 6 इज द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और 5 to 6 डैश इज द एक्चुअल एक्सपेंशन. और 6 डैश पर हमारी जो एयर होगी, लो प्रेशर की एयर, वो एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाएगी. और 6-1 इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन. यहाँ पर हमें एरो नहीं बनाना है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 6-1 कोई प्रोसेस नहीं है. तो 6-1 जो कर्व आ रहा है ये सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर लाइन को डिनोट कर रहा है. ठीक है, दिस इज द टीएस डायग्राम फॉर द रीहीटिंग इन ब्रेटन साइकिल. ओके, हियर साइकिल 1, 2, 3, 4, 5 and 6 is the ideal cycle with reheating, and cycle 1, 2-3, 4-5 and 6 is the actual cycle with reheating. Okay, now अब डिस्कस करते हैं थर्ड मॉडिफिकेशन, दैट इज रीजनरेशन विद इंटरकूलिंग. यानी कि हम रीजनरेशन के साथ साथ इंटरकूलिंग को भी डिस्कस करेंगे और रीहीटिंग को भी डिस्कस करेंगे. तो आइए डिस्कस करते हैं. The temperature of exhaust gases leaving the turbine of a gas turbine engine, or we can say Brayton cycle, is considerably higher than the temperature of air delivered by the compressor. जो एयर कंप्रेसर से कंप्रेस होने के बाद डिलीवर होती है, यानी कि जो कंप्रेस एयर होती है 8.2, उसमें जो हीट एनर्जी होती है, जो टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर जो एक्सपेंशन के बाद एग्जॉस्ट एयर होता है उससे कम होती है. यानी एग्जॉस्ट एयर में अवेलेबल एनर्जी ज़्यादा होती है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है कंपेयर टू द कंप्रेस्ड एयर. और हम इस एग्जॉस्ट एयर को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं. तो ये जो पूरी अवेलेबल एनर्जी है एग्जॉस्ट एयर की, वो पूरी वेस्ट हो जाती है. ठीक है, तो इस एग्जॉस्ट एयर की अवेलेबल एनर्जी को रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, हम रीजनरेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे. यानी इसमें एक हीट एक्सचेंजर यूज़ करेंगे. इसमें हम क्या करेंगे, एक तरफ से हम एग्जॉस्ट गैस पास करेंगे, एयर पास करेंगे, और दूसरी तरफ से जो कंप्रेस्ड एयर है उसको सर्कुलेट करेंगे. तो यहाँ पर क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा. जो एग्जॉस्ट गैस है वहाँ से हीट ट्रांसफर होगा कंप्रेस्ड एयर में, और कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर राइज हो जाएगा और एग्जॉस्ट एयर का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है ना, और यहाँ पर हम एग्जॉस्ट एयर की अवेलेबल एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे. ठीक है, साथ में हम यहाँ पर इंटरकूलिंग भी ड्रॉ करेंगे. तो इंटरकूलिंग का मतलब क्या है, कंप्रेशन प्रोसेस को 2 स्टेप में परफॉर्म करना है. यानी कि यहाँ पर 2 कंप्रेसर यूज़ होंगे और दोनों कंप्रेसर के बीच में एक इंटरकूलर यूज़ होगा. और रीहीटिंग को भी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं. तो रीहीटिंग का मतलब क्या है, एक्सपेंशन प्रोसेस को 2 स्टेप में करना. यानी यहाँ पर 2 टर्बाइन होंगी और 2 टर्बाइन के बीच में एक रीहीटर लगेगा, यानी कि यहाँ पर रीहीटिंग करेंगे. ठीक है ना, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, ड्रॉ करते हैं साथ में. ओके, so therefore high pressure air leaving the compressor can be heated by hot exhaust gases, thereby reducing the mass of fuel supplied in the combustion chamber and the thermal efficiency can be increased. अब चूंकि हम कंप्रेस्ड एयर को पहले ही हीटर में हीटअप करने से पहले ही हम क्या कर दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर राइज कर दे रहे हैं. तो अब हमें हीटर में उतनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करनी पड़ी. यानी हीटर में कंबशन ऑफ फ्यूल कम करना पड़ेगा. हमें हीटर में कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी हाई टेम्परेचर तक एयर को पहुंचाने के लिए. ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हम रीजनरेटर में एग्जॉस्ट एयर की एनर्जी को यूटिलाइज कर ले रहे हैं कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर को राइज करने के लिए. ठीक है ना, तो यहाँ से हमारी थर्मल एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाती है. ठीक है ना, ओके. तो आइए हम लोग ब्लॉक डायग्राम से पूरी साइकिल की वर्किंग को डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले साइकिल स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर इंटरकूलर यूज हो रहा है, तो 2 कंप्रेसर होंगे. पहला कंप्रेसर को बोलेंगे लो प्रेशर कंप्रेसर, दूसरे कंप्रेसर को बोलेंगे हाई प्रेशर कंप्रेसर, और दोनों कंप्रेसर के बीच में एक इंटरकूलर लगेगा. ठीक है, और साइकिल स्टार्ट होगी लो प्रेशर कंप्रेसर से, जिसमें क्या होगा, हमारी एटमॉस्फेयर एयर क्या होगी, लो प्रेशर तक कंप्रेस्ड होगी. ठीक है, आई ड्रॉ करते हैं हम लोग. तो देखिए ये पूरा हमने ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है. सबसे पहले हमारी 1 पॉइंट पे क्या होगी, एटमॉस्फेरिक एयर होगी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो एयर होगी उसको क्या करेंगे हम लोग, P2 डैश प्रेशर तक लो प्रेशर कंप्रेसर C1 में क्या करेंगे हम लोग, कंप्रेस करेंगे. कंप्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटरकूलर में इसको कूल करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर पे. कूल करने के बाद हम इसको सेकंड कंप्रेसर यानी कि हाई प्रेशर कंप्रेसर में प्रेशर P4 डैश तक क्या करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे. कंप्रेस करने के बाद इसको हम डायरेक्ट कंबसन चैम्बर यानी कि हीटर में भेजने से पहले क्या करेंगे, हम एक रीजनरेटर यूज़ करेंगे, जिसको हम हीट एक्सचेंजर भी कह सकते हैं.
इस हीट एक्सचेंजर से हम क्या करेंगे, कंप्रेस्ड एयर को पास करेंगे और इस हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, दूसरी तरफ से जो टरबाइन, सेकंड टरबाइन से जो हमारी एग्जॉस्ट एयर आ रही होगी 9 डैश पॉइंट पर जो हमारी एग्जॉस्ट एयर होगी ये इधर आ रही होगी। एग्जॉस्ट एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उस एग्जॉस्ट एयर में अवेलेबल एनर्जी ज़्यादा होगी, तो एग्जॉस्ट एयर से क्या होगा, जो हीट क्या होगा ट्रांसफर होगी टू द कंप्रेस्ड एयर। तो एग्जॉस्ट एयर ठंडी हो जाएगी और कंप्रेस्ड एयर हमारी गर्म हो जाएगी, कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर राइज हो जाएगा। ठीक है, ठीक। हीट एक्सचेंजर में हम कंप्रेसर को हीटअप करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम कंबसन चैम्बर में भेजेंगे या कह सकते हैं हीटर में भेजेंगे, जहाँ पर क्या होगा, हमारी प्री हीटेड जो हमारी एयर है, हीट एक्सचेंजर में जो प्री हीटेड एयर है उसको हम क्या करेंगे और हाई टेम्परेचर तक हीटअप करेंगे। हाई टेम्परेचर में हीटअप करने के बाद यानी कि T6 टेम्परेचर तक हीटअप करने के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट टरबाइन में हम इस हाई टेम्परेचर की एयर को एक्सपेंड करेंगे अप टू द प्रेशर P7। ठीक है, P7 प्रेशर तक एक्सपेंड करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको दोबारा से कंबसन चैम्बर में रीहीट करेंगे अप टू द हाई टेम्परेचर T8। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर T8 तक हम क्या करेंगे, इसको हीटअप करेंगे। ठीक है, और इस हाई टेम्परेचर की एयर को क्या करेंगे, दोबारा से क्या करेंगे, सेकेंड टरबाइन में एक्सपेंड करेंगे अप टू द लो प्रेशर टेम्परेचर T9 एंड P9। ठीक है, और इस लो प्रेशर की एयर को क्या करेंगे, हम हीट एक्सचेंजर से पास करेंगे, जहाँ पर हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, जो हमारी एग्जॉस्ट एयर है वहाँ से हीट ट्रांसफर हो जाएगी कंप्रेस एयर को और एग्जॉस्ट एयर ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद क्या होगा, इसको हम एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट यानी कि रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास टरबाइन में पावर आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ रीहीट साइकिल विद इंटरकूलिंग एंड रीजनरेटिव साइकिल विद इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग। ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस था हमारा लो प्रेशर कंप्रेशन, दैट इज प्रोसेस 1 to 2 डैश। सेकंड प्रोसेस था हमारा प्रोसेस 2 to 3 इंटरकूलिंग। ओके, थर्ड प्रोसेस है हमारा हाई प्रेशर कंप्रेशन प्रोसेस, दैट इज 3 to 4 डैश। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा प्री हीटिंग ऑफ द एयर इन रीजनरेशन, दैट इज 4 to 5। नेक्स्ट प्रोसेस है उसके बाद प्रोसेस 5 to 6 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन कंबसन चैम्बर। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है एक्सपेंशन इन फर्स्ट टरबाइन, दैट इज 6 to 7 डैश, एंड उसके बाद रीहीटिंग 7 to 8 इन कंबसन चैम्बर। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, सेकेंड टरबाइन में एक्सपेंड करेंगे, दैट इज प्रोसेस 8 to 9 डैश, एंड देन प्रोसेस 9 to 10, दैट इज हीट ट्रांसफर फ्रॉम एग्जॉस्ट एयर टू द कंप्रेस्ड एयर in heat exchanger, and after cooling the exhaust air will be rejected to the atmosphere. So this is the complete cycle of regeneration with intercooling and reheating. तो आपको याद रखना है, अगर कहीं पर भी इंटरकूलिंग हो रही है मतलब आपका दो कंप्रेसर यूज़ होगा, यानी कंप्रेशन प्रोसेस 2 स्टेप में होगा और दोनों कंप्रेसर के बीच में एक इंटरकूलर यूज़ होगा। ठीक है, अगर कहीं पर भी रीहीटिंग टर्म यूज़ हो रहा है यानी कि रीहीटिंग प्रोसेस को डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 टरबाइन यूज़ होगी, यानी एक्सपेंशन प्रोसेस 2 स्टेप में होगा और 2 टरबाइन के बीच में रीहीटिंग यूज़ होगी, यानी रीहीटर यूज़ होगा, यानी कि हम एयर को दोबारा से रीहीट करेंगे। और रीजनरेशन का मतलब क्या है, एग्जॉस्ट एयर की हीट को क्या करेंगे, हम लोग कंप्रेस एयर में ट्रांसफर करेंगे इन हीट एक्सचेंजर। ओके, नाउ आप लोग ड्रॉ करते हैं TS डायग्राम फॉर रीजनरेशन विद इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग। ओके, तो TS डायग्राम में y एक्सिस पे टेम्परेचर होता है और x एक्सिस पे एंट्रोपी होता है। तो ये ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो हमने y एक्सिस पे टेम्परेचर और x एक्सिस पे एंट्रोपी ले लिया है। तो सबसे पहला प्रोसेस है हमारा लो प्रेशर कंप्रेशन प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस 1 to 2 डैश, हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो प्रोसेस 1 to 2 इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, दैट इज आइडियल कंप्रेशन प्रोसेस, एंड 1 to 2 डैश इज द एक्चुअल कंप्रेशन प्रोसेस। ओके, और 1 पॉइंट पे एयर इंटर होगी यानी इनलेट होगी टू द लो प्रेशर कंप्रेसर। लो प्रेशर कंप्रेशन में कंप्रेस करने के बाद क्या करेंगे, हम इंटरकूलर में कूल करेंगे अप टू द टेम्परेचर T3। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन हमारी ये है, इस कांस्टेंट प्रेशर लाइन के अलावा हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट नीचे की ओर कर्व की ड्रॉ करेंगे, दैट इज रिड्यूसिंग द टेम्परेचर T3। ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। तो दिस इज द प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस इन इंटरकूलर। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज कंप्रेशन इन हाई कंप्रेसर, दैट इज प्रोसेस 3 to 4 डैश compression in high pressure compressor, that is process 3 to 4 is this is ideal compression process and 3 to 4 dash is the actual compression process। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हीट एक्सचेंजर में यानी कि जनरेटर में क्या करते हैं हम लोग, हीट ट्रांसफर करा करके कंप्रेस एयर को क्या करते हैं, हीटअप करते हैं। ठीक है, टू द टेम्परेचर T5, ये ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो दिस इज अ प्रोसेस 4 to 5 हीटिंग इन हीट एक्सचेंजर। ओके, प्री-हीटिंग ऑफ द एयर इन हीट एक्सचेंजर, प्रोसेस 4 to 5। हीट एक्सचेंजर में प्री हीट करने के बाद क्या करेंगे, हम कंबसन चैम्बर में इसको हाई टेम्परेचर तक क्या करेंगे,
हीट करेंगे अप टू द टेम्परेचर T6। तो नेक्स्ट प्रोसेस इज प्रोसेस 5 to 6 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर हमारा राइज करेगा अप टू द 0.6। तो T6 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। तो याद रखना है T6 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। ओके, तो कंबशन चैम्बर में मैक्सिमम टेम्परेचर तक हीट करने के बाद क्या करेंगे, उसको फर्स्ट टरबाइन में एक्सपेंड करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस इज 6 to 7 days एक्सपेंशन इन फर्स्ट टरबाइन। तो 6 to 7 इज द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, दैट इज आइडियल एक्सपेंशन, एंड 6 to 7 days इज द एक्चुअल एक्सपेंशन। तो फर्स्ट टरबाइन में एक्सपेंड करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको दोबारा से कंबशन चैम्बर में रीहीट करेंगे अप टू द हाई टेम्परेचर T8। ओके, तो नेक्स्ट प्रोसेस इज 7 days to 8, दैट इज रीहीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे रीहीट करेंगे अप टू द टेम्परेचर 8 point। तो प्रोसेस 7 days to 8 इज द रीहीटिंग इन एक्सपेंशन, रीहीटिंग ऑफ द एयर इन कंबशन चैम्बर अप टू टेम्परेचर T8। रीहीटिंग करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको सेकंड टरबाइन में एक्सपेंड करेंगे, दैट इज प्रोसेस 8 to 9 days एक्सपेंशन इन सेकंड टरबाइन। तो 8 to 9 इज द आइडियल एक्सपेंशन प्रोसेस एंड 8 to 9 days इज द एक्चुअल एक्सपेंशन प्रोसेस। और 9 point पे जो हमारी एग्जॉस्ट एयर होगी उसको एटमॉस्फेयर में उसके बाद 9 point पे जो हमारे पास एग्जॉस्ट एयर होगी उसको क्या करेंगे, हम लोग रीहीटर में सेंड करेंगे, जहाँ पर क्या होगा, एग्जॉस्ट एयर की हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी टू द कंप्रेस एयर। ठीक है, और हमारी एग्जॉस्ट एयर क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पर रिड्यूस होगा। तो देखिए 9 days to 10 इज द कूलिंग ऑफ द एग्जॉस्ट एयर इन हीट एक्सचेंजर। और एग्जॉस्ट एयर कूल होने के बाद क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। दिस इज द टीआर डायग्राम फॉर द रीजनरेटिव with intercooling and reheating. Okay, here cycle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 is the ideal cycle with ideal regeneration cycle, and cycle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 is the actual regeneration cycle. अब आइए डिस्कस करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ रीजनरेटर। सो परफॉर्मेंस ऑफ रीजनरेटर और हीट एक्सचेंजर इज मेजर्ड बाय इफेक्टिवनेस। रीजनरेटर की परफॉर्मेंस किससे मेजर होती है, इफेक्टिवनेस से मेजर होती है। आइए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सो इफेक्टिवनेस इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफर टू द एयर टू द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ हीट टू बी ट्रांसफर्ड। किसका रेशियो है, ये रेशियो है एक्चुअल में कितनी हीट ट्रांसफर हुई है एग्जॉस्ट एयर से कंप्रेस एयर में, और मैक्सिमम कितनी हीट ट्रांसफर हो सकती थी एग्जॉस्ट एयर से कंप्रेस एयर में। इन दोनों अमाउंट ऑफ हीट के रेशियो कहते हैं इफेक्टिवनेस। आइए हम लोग हीट एक्सचेंजर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर समझते हैं। मैंने यहाँ पर हीट एक्सचेंजर का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है। ठीक है, जहाँ पर 9 dash पॉइंट से एग्जॉस्ट एयर हीट एक्सचेंजर में इंटर कर रही है, और यहाँ 4 dash पॉइंट से कंप्रेस एयर हीट एक्सचेंजर में इंटर कर रही है। ठीक है, तो एक्चुअल में हीट ट्रांसफर कितनी हो रही है एग्जॉस्ट एयर से कंप्रेस एयर में, ये कैसे निकालेंगे। तो जितना टेम्परेचर राइज हो रहा है कंप्रेस्ड एयर का, उतनी हीट ट्रांसफर हुई है एक्चुअली में। ठीक है ना, जितना टेम्परेचर राइज हुआ है कंप्रेस एयर का, उतनी एक्चुअल में हीट ट्रांसफर हुई है। इसके अलावा जो एनर्जी थी वो एग्जॉस्ट एयर के साथ रिजेक्ट हो गई। ठीक है ना, तो एक्चुअल में कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, T4 dash से T5, T4 dash से T5 एक्चुअल टेम्परेचर राइज हो रहा है कंप्रेस एयर का। तो दिस इज द एक्चुअल हीट ट्रांसफर टू द कंप्रेस एयर। ठीक है, सो T5 माइनस T4 dash इज द एक्चुअल हीट ट्रांसफर। मैक्सिमम कितनी हो सकती थी, ये कैसे निकालेंगे। देखिए मैक्सिमम के लिए हम निकालेंगे, हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर ले लिया मैंने कि एग्जॉस्ट एयर का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस और कंप्रेस एयर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हीट ट्रांसफर के बाद कंप्रेस एयर का टेम्परेचर मान लीजिए हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक्चुअल में हीट ट्रांसफर कितना हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर। मैक्सिमम कितना हो सकता था, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर, 80 - 20। तो मैक्सिमम 80 - 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बराबर हीट ट्रांसफर हो सकता था। यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T9 dash माइनस T4 dash। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट विच कैन बी ट्रांसफर्ड, और एक्चुअल में हो कितनी रही है, T5 माइनस T4 dash। ओके, ये एक्चुअल में हो रही है। तो ये देख लेते हैं फॉर्मूला क्या हो जाता है। तो इफेक्टिवनेस इक्वल टू हो जाएगा T5 माइनस T4 dash अपॉन T9 dash माइनस T4 dash। ठीक है, यहाँ पर इंटरकूलिंग और रीहीटिंग हो रही थी, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला T5 माइनस T4 dash अपॉन T9 dash माइनस T4 dash है। पर अगर यहाँ पर इंटरकूलिंग नहीं हो रही होगी या रीहीटिंग नहीं हो रही होगी तो ये फॉर्मूले में जो नोटेशन है T5 T4 ये चेंज हो जाएंगे।
ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्रेस एयर का टेम्परेचर हीट एक्सचेंज में कितना राइज हो रहा है, ठीक है, अपॉन जो टरबाइन के बाद एग्जॉस्ट एयर है उसका टेम्परेचर और कंप्रेस एयर का टेम्परेचर में मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, इसका रेशियो आपको निकालना है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इंटरकूलिंग नहीं कर रहे होते तो हमारा जहाँ पर 4 डैश है वहाँ पर हमारा 2 डैश होता है, क्योंकि कंप्रेशन एक ही बार में होता है ना, तो 1 to 2 डैश। तो जहाँ पर हमारा 4 डैश है वहाँ पर हमारा 2 डैश होता है, और जहाँ पर हमारा 5 है वहाँ पर हमारा 3 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाता है T3 - T2 डैश, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रीहीटिंग नहीं कर रहे होते तो हमारा एक्सपेंशन एक बार में होता, ठीक है ना। तो जहाँ पर 5 है वहाँ पे 3 होता, फिर यहाँ पर 4 होता, फिर यहाँ पर 5 होता, यहाँ पे 5 डैश होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाता T5 डैश - T2 डैश, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ द रीजनरेटर। ओके, फॉर आइडियल साइकिल, अगर हम आइडियल साइकिल की बात करेंगे सो इफेक्टिवनेस फॉर द आइडियल साइकिल विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। आइडियल साइकिल के लिए इफेक्टिवनेस कितनी होती है, 1, यानी कि हम मान के चल लेंगे कि एग्जॉस्ट एयर से हीट जो है वो 100% ट्रांसफर हो जाएगी, यानी इफेक्टिवनेस फॉर आइडियल साइकिल विल बी 1। और अगर इफेक्टिवनेस 1 होगी तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जरा, T5 - T4 डैश इक्वल टू हो जाएगा T9 डैश - T4 डैश, और T4 डैश से T4 डैश कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, इन केस ऑफ आइडियल साइकिल T5 इक्वल टू T9 डैश, मीन्स amount of heat rejected by exhaust air will be equal to heat absorbed by the compressed air। आइडियल साइकिल में हम ये मान के चलते हैं कि जितनी भी एनर्जी अवेलेबल है एग्जॉस्ट एयर में वो कंप्लीट एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर हो जाएगी कंप्रेस एयर में, ठीक है। तो यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय द कंप्रेस एग्जॉस्ट एयर विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द कंप्रेस एयर। और कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है कंप्रेस एयर द्वारा, T5 - T4 डैश, और हीट रिजेक्ट कितनी हो रही है एग्जॉस्ट एयर द्वारा, T9 डैश T10, ठीक है ना। T9 - T9 डैश T10 इज द हीट रिजेक्टेड बाय द एग्जॉस्ट एयर, और T5 - T4 डैश इज द हीट एब्जॉर्ब बाय द कंप्रेस एयर। ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से एक पॉइंट, और T9 डैश और T5 दोनों बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आता है, क्या निकल के आता है कि T10 विल बी इक्वल टू T4 डैश, T10 इक्वल टू T4 डैश अभी निकल के आया, ठीक है ना, आपने देखा होगा, तो फिर से देख लीजिए। हीट रिजेक्टेड बाय द एग्जॉस्ट एयर क्या है, T9 डैश T10, और हीट एब्जॉर्ब बाय द कंप्रेस एयर कितना है, T5 - T4 डैश। T5 और T9 डैश दोनों बराबर कट गया, तो क्या निकल के आया, T4 डैश बराबर T10। ओके, नाउ फॉर आइडियल साइकिल इन केस ऑफ परफेक्ट इंटरकूलिंग T1 शुड बी इक्वल टू T3। परफेक्ट इंटरकूलिंग का मतलब क्या है कि जितनी भी हीट गेन हुई है फर्स्ट कंप्रेशन में, यानी कि जितना भी टेम्परेचर राइज हुआ है, जितना भी हीट गेन हुई है फर्स्ट कंप्रेशन में, वो उतनी पूरी हीट क्या होगी, इंटरकूलर में रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और आफ्टर इंटरकूलर जो टेम्परेचर होगा वो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के बराबर होगा, यानी कि T3 शुड बी इक्वल टू T1, तभी हमारा परफेक्ट इंटरकूलिंग होगी। यानी अगर आपका लिख दिया है कि परफेक्ट इंटरकूलिंग है, मतलब क्या है, T1 और T3 टेम्परेचर बराबर है, या कुछ भी नहीं दिया है, कोई कंडीशन नहीं लिखी है, कोई आपको पैरामीटर नहीं दिया हुआ है, तब भी हम मान के चलेंगे कि परफेक्ट इंटरकूलिंग हो रही है। सिमिलरली इन केस ऑफ परफेक्ट रीहीटिंग, अगर परफेक्ट रीहीटिंग हो रहा है तो हमारा T6 और T8 दोनों टेम्परेचर बराबर होंगे, यानी कि रीहीटिंग में भी हम सेम टेम्परेचर तक क्या करेंगे, टेम्परेचर राइज करेंगे। T6 शुड बी इक्वल टू T8 इन केस ऑफ परफेक्ट रीहीटिंग, ठीक है ना। नाउ इंटरमीडिएट प्रेशर बिटवीन स्टेजेस। इंटरमीडिएट प्रेशर मतलब क्या है, जैसे अगर बात करें कंप्रेसर में, तो कंप्रेसर में दो स्टेज में कंप्रेशन होता है, दिस इज द सेकंड स्टेज, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। दोनों स्टेज के बीच का जो प्रेशर है दैट इज P2 और P3। P2 इक्वल टू P3 इज द इंटरमीडिएट प्रेशर। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इंटरमीडिएट प्रेशर इक्वल टू होता है अंडर P1 इंटू P4। P1 क्या है, मिनिमम प्रेशर, P4 क्या है, मैक्सिमम प्रेशर ऑफ बोथ स्टेजेस, ठीक है ना। तो क्या है, इंटरमीडिएट प्रेशर P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू अंडर P1 इंटू P4 इन केस ऑफ कंप्रेशन। सिमिलरली इन केस ऑफ एक्सपेंशन जो हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर क्या है, P8 इक्वल टू P7 इज द इंटरमीडिएट प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर क्या है P6 और मिनिमम प्रेशर क्या है P9 इन एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा अंडर P6 इंटू P9, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर मैक्सिमम प्रेशर इंटू मिनिमम प्रेशर इन बोथ। कंप्रेसर में भी अगर इंटरमीडिएट प्रेशर निकालना है दैट इज P2 और P3 निकालना है तो अंडर मैक्सिमम प्रेशर P4 इंटू मिनिमम प्रेशर P1। टरबाइन के केस में अगर इंटरमीडिएट प्रेशर निकालना है दैट इज P8 और P7 निकालना है तो अंडर मैक्सिमम प्रेशर P6 इंटू मिनिमम प्रेशर P9, ओके। और P2 और P7 बराबर हो भी सकते हैं,
P2 और P7 ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये कंडीशन जब आपको देगा तब आप लेके चलेंगे, अदरवाइज अलग अलग ही रहेंगे, ठीक है ना। ओके, सो दीज आर दी मॉडिफिकेशंस इन ओपन ब्यूटॉन साइकिल। अब आइए डिस्कस करते हैं असाइनमेंट न्यूमेरिकल ऑफ पार्ट 2 वीडियो लेक्चर। सो पार्ट 2 वीडियो लेक्चर के लास्ट में मैंने एक असाइनमेंट न्यूमेरिकल दिया था, ये देख सकते हैं न्यूमेरिकल क्या था। सो दिस इज़ द न्यूमेरिकल ऑफ पार्ट 2 वीडियो लेक्चर, जिसमें मैंने आंसर भी मेंशन कर दिया था। आइए इसको डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और जो डाटा निकालना है उसके लिए फॉर्मूला रिवाइज करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। अ गैस टरबाइन प्लांट ऑपरेट्स ऑन ब्रेटॉन साइकिल विथ विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम वर्क ऑफ 180 किलो जूल पर केजी। आपको मैक्सिमम वर्क डन की वैल्यू दे रखी है 180 किलो जूल पर केजी, यानी आपका मैक्सिमम वर्क डन वाला ये क्वेश्चन है। मैक्सिमम वर्क डन के लिए जो प्रेशर रेशियो हमने निकाला था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। इफ़ द करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी ऑफ साइकिल इज़ 40%, मैक्सिमम वर्क डन के करस्पॉन्डिंग जो एफिशिएंसी है साइकिल की वो दे रखा है 40%। देन डिटरमाइन द फॉलोइंग्स मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ साइकिल, प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम वर्क डन निकालना है और अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द साइकिल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो पैरामीटर दे रखे हैं, एक मैक्सिमम वर्क डन का पैरामीटर दे रखा है और एक करस्पॉन्डिंग साइकिल एफिशिएंसी का पैरामीटर दे रखा है। तो हम दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर हमें टरबाइन एफिशिएंसी और कंप्रेसर एफिशिएंसी नहीं दे रखा है, तो ये हमारा आइडियल साइकिल के लिए पैरामीटर दिया हुआ है, एक्चुअल साइकिल के लिए नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल साइकिल के केस में हमें टरबाइन और कंप्रेसर की एफिशिएंसी दी होती है। चूँकि यहाँ पर टरबाइन और कंप्रेसर की एफिशिएंसी नहीं दे रखी है, तो ये हमारा आइडियल साइकिल के लिए केस है। तो हम आइडियल साइकिल के लिए मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे और मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में दो इक्वेशन मिलेंगी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला है आइडियल के केस में CP इंटू √T मैक्स माइनस √T मिन का होल स्क्वायर, ठीक है। और मैक्सिमम वर्क डन की वैल्यू दे रखी 180 और CP की वैल्यू यहाँ पर हम 1 लेके चलेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है T मैक्स माइनस T मिन इक्वल टू 13.416, ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा देते हैं। सो आइडियल साइकिल के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस √T मिनिमम अपॉन T मैक्सिमम, और ब्रेटॉन साइकिल की एफिशिएंसी दे रखा है कितना 40%। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी T मिन अपॉन T मैक्स इक्वल टू 0.36। तो यहाँ से हम T मिन की वैल्यू निकाल करके क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास T मैक्स आ जाएगा, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, T मिन की वैल्यू T मैक्स के टर्म में निकाला और हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास T मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ गई, T मैक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 1124.93 केल्विन। दिस इज द फर्स्ट आंसर, ओके। अब हम क्या करेंगे, T मैक्स की वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग इस वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से T मिन आ जाएगा, T मिन कितना आ रहा है 405 केल्विन, दिस इज सेकंड आंसर। अब हमारे पास T मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया, मिनिमम टेम्परेचर आ गया। अब हम लोग आइडियल साइकिल के लिए प्रेशर रेशियो का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो प्रेशर रेशियो का फॉर्मूला होता है T मैक्स अपॉन T मिन की पावर गामा अपॉन 2 इंटू गामा माइनस 1। यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से प्रेशर रेशियो आ जाएगा 6, ओके, दिस इज थर्ड आंसर। अब हमें क्या निकालना है, हीट सप्लाई। हीट सप्लाई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि हीट सप्लाई होता है 0.2 से 0.3, यानी कि T3 - T2 इज द हीट सप्लाई। तो यहाँ पर हमें T2 टेम्परेचर चाहिए, तो T2 टेम्परेचर के लिए क्या करेंगे, हम लोग प्रोसेस 1 to 2 के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेस 1 to 2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा T2 अपॉन T1 इक्वल टू P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। और P2 बाई P1 क्या है, प्रेशर रेशियो जो हमने निकाल लिया है 6, और T1 क्या है, मिनिमम टेम्परेचर जो हमने निकाला है 405। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से T2 आ जाएगा हमारे पास 675.746 केल्विन। T2 आ गया। अब हम लोग अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई का फॉर्मूला लगा देंगे। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई का फॉर्मूला होता है CP इंटू T3 माइनस T2, ठीक है। T3 हमारा हो गया मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि हमने निकाल लिया है 1124.93 केल्विन। T2 हमने निकाल लिया है, CP की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई आ जाएगा 449.183 किलो जूल पर केजी। दिस इज द लास्ट आंसर। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट न्यूमेरिकल। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वन बेसिक न्यूमेरिकल ऑन मॉडिफिकेशंस ऑफ ब्रेटॉन साइकिल, ओके। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग आराम से पढ़ेंगे, जो डाटा गिवन है उसको लिखते जाएंगे और जो डाटा हमें निकालना है उसके लिए फॉर्मूला रिवाइज करेंगे और हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो अ गैस टरबाइन प्लांट कंसिस्ट्स ऑफ 2 स्टेज कंप्रेसर विद परफेक्ट इंटरकूलिंग, यानी यहाँ पर परफेक्ट इंटरकूलिंग हो रही है। मतलब क्या है, T3 और T1 जो टेम्परेचर है वो बराबर होगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर इंटरकूलिंग का केस आ गया, यानी कि 2 कंप्रेसर होगा और एक इंटरकूलर होगा, ठीक है ना। एंड अ सिंगल स्टेज टरबाइन, यानी यहाँ पर सिंगल स्टेज टरबाइन यानी कि यहाँ पर एक्सपेंशन एक ही स्टेज में हो रहा है, यानी कि एक ही टरबाइन है, यानी यहाँ पर रीहीटिंग का केस नहीं है,
ठीक है, यहाँ पर हीटिंग नहीं है, सिर्फ इंटरकूलिंग है। इफ़ द प्लांट्स वर्क बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ 300 केल्विन एंड 1000 केल्विन, जो मैक्स टेम्परेचर लिमिट दे रखा है आपको, यानी आपको मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है, मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना दे रखा है 1000 और मिनिमम टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन। यानी आपको मैक्सिमम टेम्परेचर किस पॉइंट में मिलेगा, सबसे लास्ट पॉइंट होता है। सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा होगा, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हम TS डायग्राम बना लेते हैं। तो दिस इज अ TS डायग्राम फॉर द इंटरकूलिंग, पहला जो केस था हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला हो गया फर्स्ट स्टेज कंप्रेशन, ये हमारा सेकंड स्टेज कंप्रेशन, और 2 to 3 द इंटरकूलिंग। और सेकंड स्टेज कंप्रेशन के बाद हमने कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई हो गया 4 to 5, और कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई के बाद एक्सपेंशन इन सिंगल स्टेज, एक बार में एक्सपेंड कर दिया 5 to 6 days। 6 days के बाद हमारी जो एयर होगी वो एग्जॉस्ट हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो दिस इज द TS डायग्राम फॉर द इंटरकूलिंग। तो मैक्सिमम टेम्परेचर किस पॉइंट पे है T5, और मिनिमम टेम्परेचर किस पॉइंट पे है 1 पे। तो मैक्सिमम टेम्परेचर T5 दे रखा है और मिनिमम टेम्परेचर T1 दे रखा है, लिख लेते हैं हम लोग। सो अच्छा और पढ़ लेते हैं पहले, एंड 1 बार एंड 16 बार। तो आपको टेम्परेचर लिमिट और प्रेशर लिमिट दोनों दे रखा है। टेम्परेचर लिमिट है आपका 300 केल्विन और 1000 केल्विन, और प्रेशर लिमिट है 1 बार एंड 16 बार। यानी कि मैक्सिमम प्रेशर है 16 बार और मिनिमम प्रेशर है 1 बार। तो मैक्सिमम प्रेशर किस पॉइंट पे है 4 पॉइंट पे, मिनिमम प्रेशर किस पॉइंट पे 1 पॉइंट पे। तो आपको P4 और P1 भी दे रखा है। तो आइए लिख लेते हैं हम लोग। देखिए मिनिमम प्रेशर P1 = P6, क्योंकि हम जानते हैं ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, तो P1 और P6 बराबर होते हैं। तो आपको P1 बराबर P6 बराबर दे रखा है 1 बार, और मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है T1 = कितना 300 केल्विन, और चूँकि परफेक्ट इंटरकूलिंग है तो T1 = T3 होगा। तो आपको T3 भी दे रखा है 300 केल्विन। मैक्सिमम प्रेशर कितना है P4 = P5, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है तो T4 और T5 बराबर होंगे। तो T4 = T5 कितना दे रखा है 16 बार, दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर, और मैक्सिमम टेम्परेचर T5 दे रखा है हमें 1000 केल्विन, ठीक है ना। मैक्सिमम टेम्परेचर T5 दे रखा है 1000 केल्विन। ओके, हमें निकालना क्या है, फाइंड द नेट पावर ऑफ द प्लांट पर kg ऑफ द एयर एंड साइकिल एफिशिएंसी निकालनी है। इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर एंड टरबाइन 85%, तो हमें यहाँ पर टरबाइन की एफिशिएंसी और कंप्रेसर की एफिशिएंसी दे रखी है 85%, और हमें पावर ऑफ द प्लांट निकालना है, नेट पावर यानी नेट वर्क डन निकालना है आपको, नेट पावर निकालना है यानी नेट वर्क डन निकालना है आपको पर kg ऑफ द एयर, और आपको साइकिल एफिशिएंसी निकालनी है। और आपको दे रखा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज 1 kJ per kg केल्विन, आपको CP की वैल्यू दे रखी है 1, ठीक है ना। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग हर पॉइंट पे टेम्परेचर और प्रेशर निकालेंगे, ठीक है। चेक करेंगे 1 पॉइंट पे टेम्परेचर प्रेशर पता है कि नहीं पता है, पता है तो फिर हम 2 पॉइंट पे जाएंगे, 2 पॉइंट पे जो नहीं पता वो निकालेंगे, फिर 3 पॉइंट पे, यानी कि हर पॉइंट पे हम लोग टेम्परेचर प्रेशर निकालेंगे। तो उसके बाद हम लोग नेट वर्क डन निकालेंगे। नेट वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा टरबाइन वर्क माइनस फर्स्ट कंप्रेशन वर्क माइनस सेकंड कंप्रेसर वर्क, यानी दोनों कंप्रेशन के वर्क को निकालेंगे और टरबाइन वर्क में घटा देंगे तो हमारा नेट वर्क निकल आएगा, ठीक है। और टरबाइन वर्क और कंप्रेसर वर्क निकालने के लिए हमें टेम्परेचर पता होना चाहिए, T5, T6, T4, T3, T2, T1 सारे टेम्परेचर पता होना चाहिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें ब्रेटन साइकिल निकालना था, नेट वर्क डन निकालना है ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग इंटरमीडिएट प्रेशर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर पता है P4 और मिनिमम प्रेशर पता है P1, यानी इंटरमीडिएट प्रेशर P2 नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंटरमीडिएट प्रेशर निकालेंगे, P2 = P3 √ P1 × P4, ठीक है ना, एडिड साइकिल के केस में, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा P2 = P3 = 4 बार, ठीक है। नाउ इंटरमीडिएट प्रेशर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेस 1 to 2 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे और T2 निकालेंगे। उसके बाद कंप्रेसर एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा करके T2 निकालेंगे। सिमिलरली हम लोग T4 निकालेंगे, T4 निकालेंगे, ठीक है। और T3 हमें पता है, क्योंकि हमें परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए हमने बताया था T1 = T3 होता है, तो हमें T3 पता है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग T5, T6, T6 निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर टरबाइन वर्क और कंप्रेसर वर्क का फॉर्मूला लगा करके नेट वर्क निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर प्रोसेस 1 to 2 के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, T2/T1 = P2/P1 की पावर गामा माइनस 1 गामा। T1 हमें दिया हुआ है कितना 300 केल्विन, P2/P1 तो P2 में पता है 4 बार, P1 पता है 1 बार। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो T2 आ जाएगा हमारे पास 445.798 केल्विन, ठीक है। अब हम लोग कंप्रेसर एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो T2/T1/T2 - T1, ठीक है ना। कम टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। कम टेम्परेचर डिफरेंस है T2 - T1, ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है T2 - T1, ठीक है। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से T2 निकल आएगा 471.527 केल्विन, ठीक है। अब हमारे पास T2 आ गया, T2 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग,
T3 हमें पता है क्योंकि परफेक्ट इंटरकूलिंग है तो T3 = T1। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस 3 to 4 के लिए लगाएंगे और T4 निकालेंगे। तो प्रोसेस 3 to 4 यानी एडिटिव कंप्रेशन प्रोसेस के लिए लगा देते हैं हम लोग T4/T3 = P4/P3 और गामा माइनस 1 गामा, ठीक है। और P4 की वैल्यू है कितनी 16 और P3 की वैल्यू है कितनी 4, डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ से देखिए T4 निकल के आता है 445.798, ठीक है। और देखिए T4 जो है T2 के बराबर है, क्यों, क्योंकि हमारा प्रेशर रेशियो दोनों स्टेज में देखिए यहाँ पर भी अगर देखिए P4 कितना है 16, P3 कितना है 4, 16/4 कितना है प्रेशर रेशियो 4, P2 कितना है 4 और P1 कितना है 1, तो यहाँ पर भी प्रेशर रेशियो कितना है 1। T3 बराबर है T1 के, तो देखिए यहाँ पर सारे पैरामीटर बराबर है, प्रेशर रेशियो भी बराबर है, टेम्परेचर भी बराबर है, इसलिए देखिए T4 भी बराबर आया T2 के। और जब T4 और T2 क्या है, कंप्रेसर एफिशिएंसी भी बराबर है, तो यहाँ से T2 डैश भी क्या आएगा T4 डैश के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए हमने यहाँ पर T2 = T4 लिख लिया है क्योंकि दोनों के बराबर है, और T2 डैश = T4 डैश आएगा क्योंकि कंप्रेसर एफिशिएंसी भी सेम दे रखी है, तो यहाँ से T4 डैश भी T2 डैश के बराबर आएगा। तो हमने यहाँ पर बिना कॉस्ट सॉल्व किए लिख दिया है, पर आप ट्राई कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, आपका वैल्यू सेम आएगी 471.527 के केल्विन, दैट इज T4 डैश आ गया। अब हमें T5 यानी मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ है। अब हम लोग प्रोसेस 5 to 6 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे और T6 निकालेंगे। भाई निकाल लेते हैं हम लोग, प्रोसेस 5 to 6 के लिए फॉर्मूला लगाते हैं T6/T5 = P6/P5 पर गामा माइनस 1 गामा। P6 कितना है P1 के बराबर, दैट इज़ 1 बार। P5 कितना है P4 के बराबर, दैट इज 16 बार। ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से T6 आ जाएगा 452.86 केल्विन। हम लोग यहाँ पर टरबाइन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। T5 - T6 T5 - T6, कम टेम्परेचर डिफरेंस माइनस कम टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस। जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से T6 डैश आ जाएगा 534.931 केल्विन, ठीक है। सारे टेम्परेचर आ गए। हम लोग निकाल लेते हैं पहले अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई का फॉर्मूला हो जाएगा T5 - T4 डैश, क्योंकि जो हीट सप्लाई हो रही है 4 डैश से 5 हो रही है, तो CP × T5 - T4 डैश। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हीट सप्लाई आ जाएगा 528.47 किलो जूल पर केजी। हम लोग यहाँ पर नेट वर्क निकाल लेते हैं, तो नेट वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा टरबाइन वर्क माइनस फर्स्ट कंप्रेशन वर्क माइनस सेकंड कंप्रेसर वर्क। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे, सबका फॉर्मूला पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास नेट वर्क आ जाएगा 122 किलो जूल पर केजी, ठीक है। नेट वर्क आ गया हमारे पास, हीट सप्लाई भी आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया नेट वर्क का। अब हम लोग हीट सप्लाई का साइकिल एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा देते हैं, नेट वर्क अपॉन हीट सप्लाई। दोनों हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यहाँ से ब्रेटॉन साइकिल की एफिशिएंसी आ जाएगा 23.1%। दिस इज द सेकंड आंसर। ओके, तो दिस इज द बेसिक न्यूमेरिकल ऑन मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रेटॉन साइकिल। अब आपके लिए असाइनमेंट न्यूमेरिकल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन में 2 केस दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है जब नो रीजनरेटर, यानी कि आपका रीजनरेशन ना हो रहा हो, तब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जब आपका रीजनरेशन हो रहा हो तब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखिए पढ़ लेते हैं एक बार। कंसीडर एन आइडियल गैस टरबाइन साइकिल 2 स्टेज ऑफ कंप्रेशन एंड 2 स्टेज ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि कंप्रेशन भी 2 स्टेज में हो रहा है, यानी इंटरकूलिंग हो रहा है, और एक्सपेंशन भी 2 स्टेज में हो रहा है, यानी कि रीहीटिंग भी हो रहा है, ठीक है। ये आपका इंटरकूलिंग और रीहीटिंग का केस है, और आपको कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को एज्यूम करके कि नो रीजनरेटर, यानी कि रीजनरेशन नहीं हो रहा है, तब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जब रीजनरेशन नहीं हो रहा होगा तो ये केस है इंटरकूलिंग और रीहीटिंग का। और दूसरे केस में आपको कंसीडर करना है कि रीहीटिंग हो रही है, और रीहीटर की जो रीजनरेटर की जो इफेक्टिवनेस है वो आपको दे रखी है 90%। तो जो दूसरा केस है उस केस में आपका क्वेश्चन बन जाएगा रीजनरेटर विद इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग, यानी कि थर्ड केस आपको बन जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करिए, कुछ नहीं करना है आपको, सारे पॉइंट पे टेम्परेचर और प्रेशर निकालने हैं। टेम्परेचर प्रेशर निकालने के बाद आपको नेट वर्क डन, हीट सप्लाई निकालनी है और इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके आपको बता दूंगा। जब आप आंसर हम मुझे बताएंगे तो मैं आपको कमेंट करके आंसर बता दूंगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, यानी इस क्वेश्चन को मैं ब्रेटॉन साइकिल पार्ट 4 की वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, दैट इज़ ब्रेटॉन साइकिल पार्ट 4 वीडियो लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे को जनरेशन एंड बाइनरी वेपर पावर साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।